गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रीना शर्मा। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मार्कंडेज एकेडमी। आज के हमारे जो वीडियो है उसमें हम जितने भी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो धाराएं हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी की सारी लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीसी का मतलब क्या होता है, क्या होती हैं हमारी आईपीसी की जो धाराएँ हैं वो। ठीक है, तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं सबसे पहले आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता। क्या होती है हमारी आईपीसी? भारतीय दंड संहिता को इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड विधान और उर्दू में ताज़ीरात हिंद भी कहा जाता है। आप लोगों ने बहुत बार मूवीज़ वगैरह में सुना होगा कि बोला जाता है कि किसी भी अपराधी के लिए किसको ताज़ीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत ये सज़ा दी जा रही है। ताज़ीरात हिंद का मतलब क्या है कि भारतीय दंड संहिता यानी भारत की संहिता में जिस भी दंड का प्रावधान किया गया है वही दंड इसको दिया जा रहा है। पर्सनली तौर पर इसको किसी भी तरीके से कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो भारत की संहिता में जिस भी दंड का प्रावधान है हम उसके तहत किसी को भी अगर सज़ा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडियन पेनल कोड के है जो अंडर इसको ये सज़ा दी जा रही है। तो धारा को दफ़ा या सेक्शन भी कहा जाता है। धारा को क्या कहा जाता है? दफ़ा या फिर सेक्शन भी कहा जाता है। और यह धारा या सेक्शन लगातार संख्याओं को कहते हैं। हमारी लगातार जो संख्याएं होती है, जैसे 1 to हमारी 100 बोलते हैं हम, 1 to 10 बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये जो लगातार संख्याएं होती हैं इन्हीं को हम धारा या फिर दफ़ा कहते हैं। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं। तो आईपीसी में हमारी कुल कितनी धाराएं हैं आप लोगों को याद रखना है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आईपीसी में हमारे पास टोटल 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर हैं। ठीक है, तो 511 धाराएं आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग यानी कि क्या है? लॉ कमीशन। ठीक है, लॉ कमीशन हमारा कानूनी कमीशन बनाया गया था, कानून आयोग बनाया गया था। और जिसके जो चेयरपर्सन थे हमारे वो कौन थे? लॉर्ड मैकॉले थे। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में ही सबसे पहले है जो हमारी आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। कोई भी अगर हमने कोई भी कानून पास कराना है, कुछ भी करवाना है, तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो उसके लिए भी क्या था? कमेटी बुलाई, उसमें बहुत सारे लोगों की मीटिंग हुई और बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो ड्राफ्ट तैयार किया गया। उसके बाद 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ। कोई भी बिल है अगर हम उसको संसद में पास करते हैं तो वो कानून तब माना जाता है जब उसको संसद पास कर देती है। ठीक है, तो कब पास किया गया हमारा आईपीसी के जो हमारी जो धाराएं थी वो कब पास की गई कानून के तौर पर? 1860 में। और 1862 में यह पूरी तरीके से लागू किया गया। 1862 में इसको क्या है? सब पर लागू किया गया। विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह है, यानी आईपीसी से बड़ा देश में और कोई भी दांडिक कानून नहीं है। यानी कि आईपीसी के अंडर हम है जो किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जुर्म की सज़ा है किसी को भी दे सकते हैं और इससे ज़्यादा बड़ा हमारे पास कुछ भी नहीं है जो किसी भी दंड का प्रावधान करता हो। ठीक है, आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरीके का कानून लागू किया जा सके ताकि क्षेत्रीय है जो कानूनों की जगह एक ही कोड हो। ठीक है, अब देखिए एक ही कोड हमने लागू किया हर जगह, आईपीसी इंडियन पेनल कोड। ठीक है, कि इसको भारत की संहिता इसके अंडर इसको ये सज़ा दी जा रही है। ठीक है, तो इसको लागू करने का अर्थ ये था कि मुगल काल में आप लोगों ने देखा होगा कि एक जुर्म के लिए अगर अकबर के समय पर एक सज़ा दी जाती है तो उसी जुर्म के लिए औरंगजेब के टाइम पर वो सज़ा है जो बदल जाती है। अगर हम बोले कि नॉर्थ इंडिया में कोई जुर्म किया है किसी ने और उसके लिए हम उसको सज़ा दे रहे हैं, तो साउथ इंडिया में अगर हम सेम जुर्म के लिए उसको अलग सज़ा देंगे तो क्या होगा कि सारे लोग खड़े हो जाएंगे और क्या बोलेंगे कि वहाँ पर ये सज़ा दी गई थी तो इसको ये सज़ा क्यों नहीं? ठीक है, अगर उसको ज़्यादा सज़ा दी गई है तो मुझे कम क्यों, और मुझे ज़्यादा दी जा रही है तो उसको कम क्यों? ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि इंडियन पेनल कोड को हमने लागू किया। देखते हैं आगे हम। आईपीसी कानून अपराधों के बारे में बताता है, यानी आईपीसी हमें क्या बताती है कि कानून की नज़रों में आप कब कब अपराधी होते हो और कब अपराधी नहीं होते हो। ठीक है, तो कानून की नज़रों में हमने जो जो हमने जुर्म किया है वो हम कानून की नज़रों में भी वो हम गुनहगार हैं उसके या फिर नहीं हैं, ये कौन बताता है हमें? ये हमें आईपीसी की धाराएं बताती है। ये नहीं है कि किसी को एक थप्पड़ लगा दिया और बोल दिया कि मैं तो तेरे ऊपर धारा लगाऊंगा। ठीक है, तो ये हमें क्या है कि आईपीसी हमें ये डिफाइन करती है कि आपका जो जुर्म है वो कब कानूनी जुर्म माना जाएगा। ठीक है, और उसके लिए जो हमारी सज़ा है जो हमारा जुर्माना है ये भी सुनिश्चित करती है। होप सो कि आप लोगों को ये पेज क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट पेज देखिए हमारे क्या है, भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है। जो आईपीसी है, भारत के अंदर अगर हम रहते हुए किसी भी तरीके का कोई भी कानूनी अपराध करते हैं तो उस अपराध के लिए हमें सज़ा है, उस अपराध के लिए हमें कोई जुर्माना है या जो भी चीज़ है हमारे ऊपर जिस भी तरीके की हमें पनिश किया जाना है वो डिसाइड करती है हमारी आईपीसी। लेकिन
यह जो संहिता है, ठीक है, ये जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, ये हमारी सेना पर लागू नहीं होती है, इसको हमारी आर्मी पर लागू नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। आर्मी इससे बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। ये नहीं है कि आर्मी ने अगर किसी को कुछ भी कह दिया, सामने वाले की भी गलती हो तो हम उस पर सीधा धारा ठोक देंगे कि हाँ ठीक है आपके ऊपर धारा लगाई जाती है, ठीक है। आर्मी इससे फ्री है हमारी। आगे है अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी अब भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया गया है। देखिए 370 थी जब तक हमारे जम्मू कश्मीर में, 370 आर्टिकल रिमूव नहीं किया गया था तब तक क्या था, इसका अलग से अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके अलग से नियम और कानून थे, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हुआ कि 370 आर्टिकल को हमने वहाँ से रिमूव कर दिया। अब क्या है कि इंडिया में जो भी हमारे नियम और कानून लागू होंगे वो जम्मू और कश्मीर में भी लागू होंगे, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर क्या है, इंडिया का ही एक पार्ट है, बल्कि इंडिया का एक हिस्सा है वो, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी जो संहिता है, ये जो दंड संहिता है, ये कहाँ पर भी लागू होंगी, 370 आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी लागू है ये, ठीक है। भारतीय दंड संहिता में बहुत से संशोधन किए गए। ऐसा नहीं है कि 1860 में जब इसको पास किया गया था संसद के द्वारा तो तब से ये एज इट इज़ उसी फॉर्म में चलती आ रही है, जिन्हें इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। आगे देखिए क्या है, भारत के आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय संहिता को ही लागू किया, ठीक है। जब हमारा जो भारत आज़ाद हो गया, पाकिस्तान उसका हिस्सा बन गया और जो 1971 में हमारा जो बांग्लादेश है वो हमसे अलग हो गया, तो इन्होंने भी क्या किया, भारत के देखा देखी इंडियन पेनल कोड को लागू कर लिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं अपनी धाराएं क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले आती है हमारे पास धारा 34, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सिर्फ वही डिस्कस की हमने, फालतू की नहीं की है। देखिए धारा 34, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, किसी भी एक ही चीज़ पर फोकस करते हुए, एक ही आशय से, ठीक है, किसी को चोट पहुंचाने की इंटेंशन से या किसी को है जो मारने की इंटेंशन से अगर कुछ एक लोगों के द्वारा कोई काम किया जाता है, ठीक है, तो वो हमारे क्या है, उन सब के ऊपर धारा 34 हमारी काम करेगी और वो धारा 34 के तहत हमारे जुर्म मतलब करने वाले बन जाएंगे, ठीक है, यानी कि हमारे अपराधी बन जाएंगे जिसको हम कह सकते हैं। तो ठीक है, तो सामान्य आशय को अग्रसर करने में व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, एक ही हमने कोई चीज़ देख ली कि मेरे को ये काम करना है, ठीक है, और 4-5 लोग उसको मिल करके उसी काम को कर रहे हैं और सेम ही इंटेंशन है सभी की, सभी का सेम ही मकसद है उसको करने का, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या लगाई जाएगी, धारा 34 है हमारी वो लागू हो जाएगी। चलते हैं हम नेक्स्ट देखिए क्या हमारे पास है, धारा 96 यानी कि सेक्शन 96 हमारे पास आता है, राइट टू पर्सनल डिफेंस। राइट टू पर्सनल डिफेंस यानी कि अगर हम अपने खुद के बचाव के लिए किसी को थोड़ी बहुत कुछ हानि पहुंचा देते हैं, कोई मार पिटाई कर लेते हैं, तो हम वो अपने पर्सनल डिफेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमें राइट है किसके अंडर, धारा 96 के अंदर, धारा 96 के अंदर हमें ये राइट है कि हम खुद को डिफेंस कर सकते हैं, हम खुद को प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, खुद के बचाव के लिए हम अगर कई बार देखा ना आप लोगों ने कि कई बार देखते हैं कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो मर्डर ऐसे बोला जाता है कि नहीं ये मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा था और तब मैंने इसको अपने बचाव के लिए बचाव में आकर के पहले तो उसको बचाना है कि हमें उसको मारना नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को सेल्फ डिफेंस भी करना है, खुद को बचाव भी करना है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि उसको इस तरीके से मतलब आप उसको घायल कर सकते हो हल्का, या उसको कुछ ऐसी जगह चोट मार सकते हो जिससे कि वो आपके ऊपर अटैक ना कर सके, ठीक है। अगर किसी बाई चांस कोई मर जाता है तो हमें पहले प्रूव करना होता है हमने किसी को मर्डर कर दिया है कि वो हमने सेल्फ डिफेंस में किया है या किस तरीके से किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके अंडर आता है, सेक्शन 96 के अंडर हमारे पास ये आता है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट देखिए क्या है, 97 जो है हमारे पास सेक्शन यानी कि दफ़ा जो 97 है हमारे पास वो क्या है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, कि हमें अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का और अपने खुद के जो डिफेंस का राइट हमें सेक्शन 97 में दिया गया है। अगर किसी की ज़मीन को ज़बरदस्ती या गैर कानूनी तरीके से किसी ने हथिया लिया है, ठीक है, तो हमें हमारी ज़मीन को बचाने का, उसकी प्रोटेक्शन करने का, या हमारी फसल को कोई तबाह कर रहा है, कोई ख़त्म कर रहा है, जैसे बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की गेहूँ में आग लगा दी जाती है या किसी के खेतों को जला दिया जाता है, तो उन पर क्या काम करती है हमारी धारा 97 काम करती है, ठीक है, या किसी के घर या मकान पर ज़बरदस्ती कब्जा करना, ठीक है, तो उनके ऊपर भी क्या करती है हमारी धारा 97 काम करती है। होप सो ये क्लियर होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हमारा देखिए क्या है, सेक्शन 107 हमारा है अबेटमेंट ऑफ थिंग, यानी कि गलत काम करने के लिए किसी को उकसाना। किसी के दिमाग में वैसे ही बैठे बैठे कुछ बातें आ रही हैं कि मैं ये काम कर दूं, और हम उसको रोकने के बजाय कि नहीं ये गलत है, हम उसको और उकसाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है ये काम कर, और वो कानूनी तरीके से अगर गलत है वो काम, ठीक है, कानून की नज़रों में अगर वो काम सही नहीं है तो आप क्या माने जाओगे, अपराधी माने जाओगे, और आपके ऊपर उस व्यक्ति को उकसाने के लिए धारा 107 काम करेगी और फिर आपको
तो इस काम के लिए क्या है, सज़ा भी दी जाएगी। ठीक है, तो किसी को उकसाना मत। चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास है सेक्शन 120 यानी कि धारा 120 यानी कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, कारावास से दंडित अपराध की परिकल्पना को छुपाना, यानी कि तीन फ्रेंडों ने बैठ कर के कोई प्लानिंग की है कि हम लोग है जो वो जा कर के कहीं पर कोई डकैती डालते हैं, चोरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, जिनमें से दो लूटपाट करने के लिए गए हैं लेकिन तीसरा नहीं गया है, तीसरा सिर्फ बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन उस प्लानिंग में वो शामिल था, तो उस प्लानिंग में उसको शामिल होने के साथ साथ उसने क्या की है, कल्पना तो की है ना कि मैं ऐसे ऐसे करके पैसे मेरे हाथ में भी आएंगे। ठीक है, तो उसके तहत उसको भी सज़ा दी जाएगी और उन पर कौन सी फिर जो धारा है हमारी काम करेगी, धारा 120 उन पर लगाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास धारा 120A यानी कि डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। कोई भी हमने अपराध करना है, पहले उसका षड्यंत्र किया जाता है, उसकी पूरी प्लानिंग की जाती है कि अगर हमने चोरी करनी है तो चोरी को कैसे अंजाम देना है, किस तरीके से हमें कहाँ कहाँ छिप कर बैठना है, किसके जाने का वेट करना है, घर पे कोई होगा नहीं होगा, सब कुछ हम जो भी करते हैं, या किसी तरीके से किसी का मर्डर करना है, ठीक है, या किसी को कोई हानि पहुँचानी है, किसी को कोई नुकसान पहुँचाना है, तो उसके लिए पहले जो प्लानिंग की जाती है उस प्लानिंग करने के लिए भी हमारे लिए सज़ा रखी गई है। ठीक है, कि हमने प्लानिंग की है। अगर आप लोग किसी के लिए गलत इंटेंशन रख रहे हो, गलत स्कीम बना रहे हो, प्लान कर रहे हो, भले ही आपने वो काम नहीं किया है लेकिन आपने सिर्फ प्लानिंग बनाई है, तो उसके तहत भी आप क्या है, दोषी करार पाए जाओगे और आपके ऊपर धारा जो 120 का जिसको हम बोलते हैं ए, ठीक है, वो काम करना शुरू कर देगी। चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं धारा 120B क्या है। तो धारा 120B के तहत आपने अब जो भी जितनी भी प्लानिंग की है उसके तहत आपको है जो आपराधिक षड्यंत्र, आपने जो भी अपराध का षड्यंत्र रचा है उसके लिए आपको अब सज़ा दी जाएगी इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपना। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, राजद्रोह। अगर हम किसी भी तरीके से कोई राजद्रोह करते हैं, किसी के विरुद्ध किसी भी तरीके का कोई विद्रोह खड़ा कर देते हैं, तो उसके तहत हमारे ऊपर क्या है, धारा 124A काम करेगी हमारे ऊपर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट देखिए क्या है, धारा 144 क्या है, अनलॉफुल असेंबली यानी कानून के विरुद्ध हम है जो कहीं पर भी कोई जन समूह यानी इकट्ठा होना, वो कानून की नज़रों में अगर सही ना माना जाए, या पाँच से ज़्यादा व्यक्ति कहीं पर इकट्ठे होते हैं, तो आप लोगों ने देखोगे कि धारा 144 उन पर लागू हो जाती है। तो वो क्या है, कानून की नज़रों में वो गुनाह कर रहे हैं, यानी वो वहाँ पर खड़े होकर के किसी बात कोई मीटिंग कर सकते हैं, कोई प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अनलॉफुल जो असेंबली है उसको भी अगर कोई करता है तो 144 के तहत उस पर है जो वो ये जो 144 धारा है वो लग जाएगी उसके ऊपर। उसके बाद है हमारे पास धारा 146 यानी कि रियोटिंग्स यानी कि दंगे फसाद हम जिसको बोलते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने देखोगे कि स्ट्राइक के दौरान हमारे यहाँ पर बहुत सारी बसेस को जला दिया जाता है, बहुत सारे जो वो रेलवे ट्रैक को जला दिया जाता है, रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया जाता है, रेलवेज़ को जला दिया जाता है, सरकारी दफ्तरों को आग लगा दी जाती है। तो ये जितने भी तरीके के दंगे फसाद हैं या किसी भी तरीके से किसी भी हमारी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जाता है, ये सारे दंगे फसाद है, या फिर कहीं किसी भी हमारे इंडिया में या कहीं पर भी बाहर कहीं पर भी जाकर के अगर हम किसी दो गुटों में लड़ाई करवा रहे हैं, दंगे फसाद करवा रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भी क्या है, उसके ऊपर भी हमारे पास ऊपर क्या लग जाती है, धारा 146 हमारे ऊपर काम करना शुरू कर देती है। यानी कि धारा 146 के अंडर हम क्या होते हैं, एक अपराधी माने जाते हैं, क्रिमिनल माने जाते हैं। नेक्स्ट है धारा 147 क्या है, अगर हमने जो भी अब दंगा फसाद किया है, जो भी हमने प्लानिंग रची थी या जिस भी तरीके की हमने जो कांड किया है, जो काम किया है, उसके लिए अब हमें सज़ा दी जाएगी। किसके अंडर, धारा 147 के अंडर या सेक्शन 147 के अंडर हमें। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 171B। ये क्या कहता है, ब्राइबरी यानी कि रिश्वत इत्यादि लेते हुए पकड़े जाना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो हमारे अधिकारी होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो हमारे कर्मचारी होते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है रिश्वत लेने के जुर्म में। तो उन पर जो धारा काम करती है वो 171B यानी कि 171B के अंडर उन पर है जो वो उनको सज़ा दी जाती है कि आपने इस तरीके से जो अपने रिश्वत ली है, ठीक है, और आप पे ये धारा अब है जो वो काम करेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 191 यानी कि धारा 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस। अगर हम किसी के लिए कोई झूठा गवाही देते हैं, कोई झूठी गवाही दे रहे हैं, कोई झूठे प्रमाण यानी सबूत पेश कर रहे हैं किसी अदालत में, किसी कोर्ट में या पुलिस के सामने, हम किसी भी तरीके से झूठे बयान दर्ज करा देते हैं कि हाँ ये बात सच है जो भी हुई है, तो उसमें क्या होता है कि हम दोषी माने जाते हैं और हमारे ऊपर 191 धारा लगाई जाएगी। ठीक है, और हमें फिर सज़ा भी दी जाएगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो होप सो कि आप लोगों को ये पेज भी क्लियर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ अपना। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, मर्डर। तो सेक्शन
300 हमारे पास आता है 300 इसके अंतर्गत क्या है कि अगर हम किसी का मर्डर करते हैं, किसी का मर्डर करने की प्लानिंग करते हैं, या हम देखते हैं कि हमने मर्डर किस तरीके से किया है, तो इसमें मर्डर के बारे में बताया गया कि अगर आप लोग हत्या करते हो किसी की, वो हत्या आपने किस तरीके से की है, कौन से अपने वेपन यूज़ किए हैं, हथियार कौन से यूज़ किए हैं, किस तरीके से मारा है उसको, ठीक है, एक ने मारा है, दो ने मारा है, कितनों ने मारा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर मर्डर की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए अब सज़ा। ठीक है, कि आप लोगों ने इसको जो खून किया है वो किस तरीके से खून किया है, अब वो जो तरीके थे हमारे ऊपर बता दिए हमने, अब उसके लिए जो सज़ा है हमें वो सज़ा किस में मिलेगी, 302 के तहत हमें उस जुर्म के लिए सज़ा मिलेगी, यानी उस मर्डर के लिए हमें सज़ा दी जाएगी। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट डाउरी डेथ 304 में, जो सेक्शन 304 है हमारा बी, वो किसके लिए है, डाउरी डेथ के लिए। डाउरी डेथ देखिए कि इसमें ये लिखा जाता है कि किसी भी महिला की उसकी विवाह के अगर 7 साल के अंदर उसकी मौत हो जाती है तो उसको डाउरी डेथ बोला जाता है। डाउरी डेथ यानी कि कोई डिमांड की जा रही थी उसके इन लॉज फैमिली की साइड से, जिसको वो पूरा नहीं कर पाई, ठीक है, तो उसके तहत है जो वो उसको प्रताड़ना की गई या उसको मारा गया, उसको टॉर्चर किया गया, तो ये होती है हमारे पास दहेज मृत्यु, यानी दहेज के लिए किसी को जलाकर मार देना या किसी को किसी भी तरीके से मार देना, फांसी पर लटका देना, ये हमारी डाउरी डेथ होती है। चलते हम आगे हमारे पास अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड, किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति परेशान है, मेंटली उसको वो परेशान है, तो उसको और शांत करने के बजाय हम उसको ये बोले कि दुनिया में रखा ही कुछ नहीं है, तो सुसाइड कर ले भाई जा करके, तो ये क्या होता है कि उसको उकसा रहे हैं हम। तो ये उकसाना किसी को, उसको रोकना नहीं बल्कि उसको और वो चीज़ करने के लिए आगे बढ़ाना कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तू जा दुनिया से मुक्ति पा। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए भी क्या है, उसके ऊपर 306 लागू हो जाएगी हमारी धारा, और इसके तहत वो एक अपराधी माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है कि किसी की जो वो एक तरीके से वो फिर आत्महत्या नहीं मानी जाएगी, उसको एक मर्डर ही माना जाएगा, क्योंकि आप उसको उकसा रहे हो, आप भी उतने ही जिम्मेवार हो जितना कि सामने से करने वाला है। ठीक है, सामने से जो सुसाइड करने वाला है उसी के जितने आप जिम्मेवार ठहर जाओगे। नेक्स्ट हमारे पास अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, यानी कि आत्महत्या करने का प्रयास करना। आत्महत्या करने की अगर कोशिश करते हैं हम तो उसके ऊपर क्या लगता है, धारा 309 लग जाती है। अब देखिए अगर आत्महत्या किसी ने कर दी तो ठीक है, वो कोई धारा नहीं लगेगी उसके ऊपर कि उसने आत्महत्या कर ली है, ठीक है, 309 के तहत इसने आत्महत्या कर ली। लेकिन अगर आप लोग आत्महत्या करने में सफल नहीं होते हो, प्रयास लिखा है ना इसमें, प्रयास करना, ठीक है, कोशिश की है आपने, अगर आप सफल नहीं होते हो, आपको पकड़ लिया जाता है, तो आप को 1 साल की सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, तो 309 के तहत आपको खुद की जान लेने का भी हक नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है, अपराध माना गया है कि खुद की ज़िंदगी को भी आप तबाह नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट, देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा सेक्शन 319 यानी कि 319 के तहत क्या है, हर्ट, यानी किसी को चोट पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन से कुछ कर रहे हैं, किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, तो हमारे ऊपर धारा 319 लग जाएगी और हम धारा 319 के तहत जुर्म माना जाएगा वो हमारा, और हम अपराधी माने जाएंगे, जुर्मी माने जाएंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है हमारा धारा 320 यानी कि सेक्शन 320। हमारे पास क्या है, ग्रीवियस हर्ट यानी कि किसको बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा देना, बहुत बुरे तरीके से उसको घायल कर देना, ऐसा हो कि वो ज़िंदगी और मौत के बीच में लटक रहा हो, या किसी की इतनी ज़्यादा संपत्ति छीन लेना कि उसके पास अब बचा ही कुछ ना हो जीने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो किसी को नुकसान पहुँचाने या चोट पहुँचाने की बात है, उसमें हमारे ऊपर धारा 320 काम करती है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल सेक्शन 326 यानी कि धारा 326 वॉलंटरी, इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियंस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स। ठीक है, किसी को भी गलत तरीके से या तेज़दार हथियार से हम अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं स्वेच्छापूर्वक, यानी अपनी इच्छा के अनुसार, मुझे पता है कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, किसी को मारने जा रही हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में बहुत तेज़दार हथियार है जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं उस काम को करूँ तो मेरे ऊपर कौन सा जो धारा है, कौन सी दफ़ा लगेगी, वो 326 धारा मेरे ऊपर लग जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 328 यानी कि धारा 328 कॉजिंग हार्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन एक्सेट्रा विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। ठीक है, जहर वगैरह डाल करके अगर हम किसी को मार देते हैं और हमें पता है कि एक जुर्म है, ठीक है, एक जुर्म करने की ही उद्देश्य से अगर हम इस काम को करते हैं तो हमारे ऊपर धारा 328 काम करेगी। किसी को जहर दे के मार देना, किसी को कुछ भी खिला करके मार देना, या किसी भी तरीके से किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना, तो धारा 328 के अंडर वो आता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए क्या है, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, यानी कि यदि सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर होते हुए किसी के साथ मारपीट करे, ठीक है, सरकारी कर्मचारी है, ड्यूटी पर है, बिना किसी जुर्म के किसी के साथ वो मारपीट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है या उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके ऊपर 332 जो हमारा जो धारा है वो लगती है। उसके बाद है धारा 333 हमारी क्या कहती है कि वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियंस हार्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, यानी कि यदि सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर रहते हुए गंभीर चोट लगाई जाए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, वो ड्यूटी पर तैनात है अपनी, और उस ड्यूटी पर रहते हुए उसको हम बुरे तरीके से मारते हैं या उसके साथ कुछ भी गलत करते हैं, तो हमारे ऊपर धारा 333 के तहत हम क्या होंगे, कसूरवार होंगे और हमें सज़ा दी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट, असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वीमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, यानी कि किसी भी औरत की लज्जा भंग करने, यानी कि उसको दूसरों के सामने नीचा दिखाने के लिए या किसी भी तरीके से उसको है जो हम उसके साथ कुछ भी गलत करते हैं, ठीक है, उस पर हमला किया जाए या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाए, ठीक है, उसकी लज्जा भंग करने के लिए अगर हम पब्लिक के सामने उसको नीचा दिखा रहे हैं या किसी के भी सामने उसको बहुत गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जिससे उसकी जो उसकी खुद की जो मतलब इज्जत पर बात आ जाए, तो उसके तहत हमारे ऊपर क्या है, 354 जो हम धारा है उसके तहत हम दोषी होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट, 354A, ये आता है हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आता है कि यौन उत्पीड़न, यानी कि हम किसी की अनुमति के बिना, किसी की मर्जी के बिना अगर हम उसको घूर रहे हैं, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो ये हमें 354A में बताया गया है और इसकी सज़ा भी इसके साथ में ही दी गई है, यानी कि 354A के तहत हम दोषी माने जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास किडनैपिंग, किसी को बहला फुसला कर उसको किसी तरीके का कोई लोभ या लालच दे करके कि आपको हम कोई जॉब दिलाएंगे या आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी लाइफ बना देंगे, ठीक है, वहाँ पर जाकर के हम आपको ये काम दिला देंगे, तो इस तरीके से अगर किसी को किडनैप किया जाता है तो वो आती है हमारे धारा 359 यानी कि 359 के अंडर वो दोषी करार दिया जाएगा। आगे हमारा अबडक्शन, क्या है, जानबूझकर किसी का अपहरण करना, यानी कि हमें पता है, सब कुछ पता होते हुए भी अगर हम किसी का अपहरण कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, वो हमारा धारा 362 के तहत हमारे ऊपर धारा 362 काम करेगी और उसके तहत हमें है जो वो सज़ा का प्रावधान भी किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वीमेन टू कंपेल हर मैरिज एक्सेट्राज, ठीक है, किसी भी औरत को हमने उससे ज़बरदस्ती शादी करने के लिए उसको किडनैप कर लेना या उसको हमारे से शादी करने के लिए उत्प्रेरित करना, ठीक है, उसको बलपूर्वक उसको बलपूर्वक फोर्स करना कि वो हमारे से शादी करे, ठीक है, या उसको किडनैप कर लेना, तो इसके तहत हम 366 हमारे ऊपर धारा लग जाएगी और उसके तहत हमें सज़ा दी जाएगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट धारा की तरफ, ये है हमारे पास धारा 370 ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन, मानव तस्करी। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे बच्चों को उठा लिया जाता है, फिर उनको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह उनको बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है, ताकि वो उनको अपने वहाँ सर्वेंट रख सकें या अपने वहाँ पर उनको वो नौकर वगैरह बना सकें या किसी भी अलग काम के लिए, ठीक है, जैसे हमारे स्लीपर सेल्स होते हैं, ठीक है, तो यानी वो किसी एक मजबूरी में आकर के वो काम करने लग जाएं जो गैर कानूनी होता है, ठीक है, तो इस तरीके से जो मानव की तस्करी है उसके लिए भी हमारे ऊपर क्या है, धारा 370 काम करती है और हमें ये जो जुर्म है वो करने से रोकती है, और अगर हम ये जुर्म करते हैं तो हमारे ऊपर धारा 370 के तहत हमें सज़ा दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास 375 धारा 375 के तहत हमें रेप बताया गया है कि अगर हम किसी का रेप करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो रेप की जो डेफिनेशन है वो हमें दी गई है कि आपने किस तरीके से इसको कहाँ से लेकर के आया हो, किस तरीके से आपने इसके साथ है जो वो ये हरकत की है, ठीक है, तो इसके तहत हमारे ऊपर क्या लगती है, वो 375 हमारे ऊपर है जो वो काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 376 पनिशमेंट फॉर रेप। अब जो रेप किया गया है, अगर आप किसी को बहला फुसला करके लेकर के आते हो, उसके साथ कुछ गलत हरकत करते हो, तो उसके लिए आपने आपके ऊपर क्या है, जो धारा 376 काम करेगी और उसके तहत आपको उस रेप की या उस जो क्राइम आपने किया है उसकी सज़ा आपको दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। अगर कोई हस्बैंड और वाइफ अलग रहते हैं, बहुत टाइम हो गया उनको अलग अलग रहते हुए, और उस टाइम के दौरान जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से अगर संबंध बनाए तो उसके ऊपर 376B है जो वो हमारे लागू होगी और वो इसके अंतर्गत दोषी पाया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। ठीक है, कस्टडी के दौरान किसी से भी अगर हम संबंध बनाते हैं, उसके साथ सेक्स करते हैं, तो ये भी क्या है, हमारा क्या माना जाएगा, एक जुर्म माना जाएगा। और वो जुर्म हमारा 376C के अंडर उसको हम जो है हम उसको एक क्राइम मानेंगे, और उसके अंडर उस जो क्रिमिनल है जिसने भी ये काम किया है उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 378 थेफ्ट, यानी कि चोरी की परिभाषा। आप किस तरीके की चोरी करते हो, छोटा सामान चोरी किया आपने, बड़ा सामान चोरी किया है, किस तरीके की चोरी की है आपने, ठीक है, कितनी चोरी की है आपने, कितनी बार चोरी की है आपने। तो ये जो सारी जो डेफिनेशन है चोरी की, ये हमारी दी गई है सेक्शन 378 में। नेक्स्ट है हमारे पास पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट। अब जो भी आपने चोरी की है, जिस भी तरीके की चोरी की है, कोई गाड़ी चुराई है, कोई मोबाइल चुराया है, या किसी के घर का सामान चुराया है, उसके लिए आपको क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी 389 के तहत, यानी 379 के तहत। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन देखिए क्या होता है, डरा धमका कर सामान छीनना या फिर लेना। ठीक है, किसी को डरा धमका कर, जैसे बंदूक के बलबूते पर या चाकू दिखा कर के किसी से अगर हम सामान लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है हमारे ऊपर, वो भी 383 धारा हमारे ऊपर काम करना शुरू कर देगी, और हम उसके तहत है जो वो एक अपराधी माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 390 के अंडर क्या आता है कि रॉबरी, यानी किसी को भी डरा धमका कर उसका सामान छीन लेते हैं। इसमें 5 और 5 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं जो हमारे से रॉबरी करते हैं, लूटपाट करते हैं। ठीक है, जो पिछले वाला था हमने किया जो अभी, ठीक है, उसमें क्या था कि उसमें ये होता है कि अगर 4 व्यक्ति हैं, हमें डरा धमका कर हमारे से वो कोई भी सामान ले रहे हैं, तो वो उसके अंडर आता है। और ये हमारे अंडर आता है कि 5 व्यक्ति हैं या 5 से ज़्यादा व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उस पर क्या है कि वो 390 सॉरी यहाँ पे 309 लिखा गया है, ये 390 है। 390 के अंडर वो क्या होगा, उसको अपराधी माना जाएगा, और उस पर 390 जो हमारी धारा है वो काम करना शुरू कर देगी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्या है, 391 क्या है, डिकॉइटी, यानी कि क्या है हमारे पास किसी भी तरीके की कोई डकैती करना। यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी को डरा धमका कर सामान लेते हैं, ठीक है, तो धारा 391 उन पर लागू होती है, और वो इसके तहत वो अपराधी माने जाएंगे। नेक्स्ट है धारा 415, यानी कि चीटिंग, धोखाधड़ी करने की परिभाषा। हमने किसी के साथ किस तरीके से धोखा किया है, ठीक है, किसी को अपने जाल में किस तरीके से फंसाया है, कोई नौकरी का झांसा देकर के हमने किसी से धोखा किया है, या किसी से अपने जो वो अपना जानकार बना करके, ठीक है, अपने फ्रेंड बना करके उससे धोखा किया है, या किस तरीके से धोखा किया गया है उसके साथ, और किस तरीके का धोखा किया गया है। ठीक है, उस धोखे में उसको क्या नुकसान हुआ है जिससे हमने धोखा किया है, तो इसकी डेफिनेशन है हमें इसमें दी गई है। नेक्स्ट है कि जो धोखाधड़ी है उसमें सज़ा क्या है, आपने किस तरीके का धोखा किया है और सामने वाले को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है आपकी वजह से, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग है ये सज़ा हमारी दी गई है धारा 416 में। धारा 464 है हमारी, यानी कि सेक्शन 464 है मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। अगर हम नकली डॉक्यूमेंट नकली अपनी डिग्री बनाते हैं, और उस डिग्री को अगर हमारी पकड़ा जाता है, तो हमारे ऊपर कौन सी लगती है, धारा 464, जिसने बनवाई है उसके ऊपर भी और जिसने बनाई है उसके ऊपर भी। ठीक है, तो धारा 464 हमारी काम करेगी अगर हम किसी भी तरीके से अपने कोई फेक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, ठीक है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स अपने बनवाते हैं। तो उसके बाद है सेक्शन 497, यानी कि अडल्ट्री। एडल्ट्री क्या है कि शादीशुदा महिला के साथ यदि कोई भी अन्य व्यक्ति संबंध बनाता है और उसमें महिला की भी सहमति है, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि किसी की वाइफ ने या किसी के हस्बैंड को अगर कोई फंसाना चाहे कि इसने जो इस तरीके से ये गलत काम किया है, इसके ऊपर इसको सज़ा दी जाए, तो ये उसको राइट है। अगर दोनों की मर्ज़ी है, दोनों की मर्ज़ी से कोई काम हो रहा है, तो उसके अंडर ये जो धारा हमारी 497 है, ये उसमें दोनों में से किसी को भी अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या है, सेक्शन 498 हमारी क्या कहती है, 498A क्या कहती है, क्रूलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। अगर हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिश्तेदारों ने, सास ससुर ने, भाई बहन ने, या किसी ने भी, चाचा ताऊ ने, किसी ने भी किसी भी महिला के साथ अगर किसी तरीके से कोई क्रूलिटी की है, कोई क्रूरता की है, उसके साथ मार पिटाई की है, उसको मेंटली या फिजिकली उसको टॉर्चर किया है, तो उनके ऊपर क्या है, हमारी धारा 498A लागू हो जाती है, और इसके तहत वो सारे दोषी करार दिए जाते हैं और उनको सज़ा दी जाती है।
नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 499 यानी कि मानहानि डिफेमेशन। किसी ने अगर मेरी किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके से कोई दखलंदाजी की है या मेरी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की है या मुझे कोई चोट मारी है, मुझे कोई नुकसान पहुंचाया है, तो मैं उस पर मानहानि का दावा कर सकती हूँ। ठीक है, तो मानहानि के दावे के लिए हमारे पास जो सेक्शन है वो है 499 यानी कि धारा 499। नेक्स्ट है हमारे पास पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन यानी कि मानहानि की जो सज़ा है। अब जिसने जो उस मानहानि की सज़ा, उसको हो सकता है कि जुर्माना मिले, हो सकता है उसको कि कारावास की सज़ा यानी कि जेल की सज़ा काटनी पड़े, या फिर हो सकता है उसको दोनों ही करना पड़े। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास धारा 511 यानी कि सेक्शन 511। ठीक है, 511। इसमें क्या है, अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम। ठीक है, अपराध करने की कोशिश करना, अपराध किया नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये अपराध करूं। ठीक है, और वो कानूनी तौर पर अगर अपराध है तो उसके तहत हमें 511 के तहत हमें है जो वो उस जुर्म की सज़ा दी जाएगी और हमारे ऊपर 500 धारा काम करना शुरू कर देगी। तो होप सो कि आप लोगों को ये सारी धाराएं पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी, और अगर आप लोगों को वाकई में अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।